everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and today we are going to start a new chapter, that is the price elasticity of demand. Right. I hope आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था लॉ ऑफ डिमांड पर, थ्योरी ऑफ डिमांड, वो आपने ज़रूर देखा होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, उन कंसेप्ट को समझने से पहले एक कंसेप्ट आपके लिए समझना जो ज़रूरी है। आइए पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी किया था। राइट, हमने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया था, और वो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप था प्राइस का और क्वांटिटी का। अब ये तो हमें पता लगा कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा इस चीज़ को बहुत अच्छे से। हमें ये तो पता है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ये तो हमें पता है, लेकिन कितना प्राइस कम होगा तो कितनी क्वांटिटी में चेंज आएगा, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, और ये चीज़ आपको कौन बताएगा, ये कंसेप्ट आपको बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये आपको बताएगा कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से कितने परसेंट डिमांड में चेंज आने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ हम मेज़र की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो यहाँ से हमारा एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। ये मेज़र करता है किस चीज़ को, द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटी डिटर्मिनेंट। कहता है कि यहाँ पर एक्सटेंट की बात करेगा, आपको बताएगा कि कहाँ तक आपकी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने वाली है। इन रिस्पॉन्स टू मतलब किसकी वजह से चेंज होगी, किसी भी फैक्टर की वजह से। अगर आपके क्वांटिटी फैक्टर हैं जो हमने स्टडी किए थे, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे डिमांड को, उनकी वजह से जो आपकी डिमांड चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज होगी, उसका एक्सटेंट बताएगा कि कहाँ तक चेंज होने वाली है। राइट, अब ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। प्रीवियस चैप्टर में जो चीज़ हमने देखी थी वो सिर्फ हमें बता रही थी डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड अपॉन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, जो हमने ये चीज़ स्टडी की कि डिमांड डिपेंड करती है खुद के प्राइस पे, इनकम पे, जो कंज्यूमर की इनकम है, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स से फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनके प्राइस पर डिपेंड करती थी। Thus, by elasticity of demand, we mean the extent to which quantity demanded of commodity change with respect to change in its own price, इनकम ऑफ कंज्यूमर और द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं, नो डाउट आप ये चीज़ स्टडी करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, या इनकम में चेंज आने की वजह से, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से। लेकिन आप यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्सटेंड टू विच मतलब कहाँ तक चेंज आ रहा है, इस चीज़ का भी पता लगेगा। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि प्राइस जो है 2% से बढ़ रहा है, तो अब आप ये मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी कितने, प्राइस 2% से इंक्रीज़ हो गया तो क्वांटिटी कितने परसेंट से डिक्रीज़ हो जाएगी, आप ये निकाल सकते हैं। मतलब एक्सटेंड आपको बताएगा, और ये हम मेज़र करते हैं इलास्टिसिटी से। आई होप यहाँ तक आपको मीनिंग क्लियर होगा यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आइए एक बार डेफिनेशन की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। Elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded of a good to change its price. Responsiveness बता रहा है आपको। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी किसके रिस्पॉन्स की वजह से, चेंज इन प्राइस, या प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या फिर कंज्यूमर इनकम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे हर बार जब डिमांड चेंज होगी। फर्स्ट आपका आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये चीज़ आपको समझ आ रही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, डिमांड में चेंज आ रहा है जिसको मेज़र किया जा रहा है। ठीक है, इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से जब हम उसको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ना आप मेज़र कर सकते हैं, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ मेज़र कर पाएंगे कि कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली आप इनकम का भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम जब चेंज होती है तो उसकी वजह से कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, और उस क्वांटिटी डिमांडेड को आप मेज़र कर पा रहे हैं। ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप यहाँ तक आपको इसका मीनिंग जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। मतलब प्राइस चेंज होगा अदर कमोडिटी का, क्वांटिटी चेंज होगी अदर कमोडिटी की। मतलब प्राइस पेट्रोल का अगर हम ले रहे हैं तो क्वांटिटी हम किसकी मेजर करेंगे, कार की, ठीक है। ब्रेड बटर हम एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब इसमें आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर स्टडी, प्राइस चेंज होगा किसी और प्रोडक्ट का और क्वांटिटी चेंज होगी उसके रिलेटेड प्रोडक्ट की, ठीक है। जब इस तरह से आप मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वन बाय वन आइए हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है कंसेप्ट को, जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज, ये वर्ड ध्यान रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस। पहले प्राइस में कुछ परसेंट चेंज आएगा, उसकी वजह से चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। और इट टेल अस अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस। ये हमें क्या बताएगा कि डिमांड जो है, ठीक है, डिमांड कुछ परसेंट गिर गई, डिमांड कुछ परसेंट गिर जाती है, क्यों, क्योंकि कुछ परसेंट से प्राइस जो है बढ़ गया है। परसेंटेज में बात कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट इज कहता है कि परसेंटेज राइज इन डिमांड, कुछ परसेंट से डिमांड बढ़ जाती है, क्यों, ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन प्राइस, कुछ परसेंटेज से प्राइस गिर गया होगा, ठीक है। तो ये डिग्री जब हम इसको मेजर करते हैं ना, तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेशन की हेल्प से भी एक बार रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है मेजरमेंट। आप इसको मेजर कैसे करेंगे, देखिए मेजर करने का क्या तरीका रहता है, उससे पहले हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम क्यू से डिनोट करते हैं, Q1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें P से भी डिनोट करेंगे, P1 से भी डिनोट करेंगे। तो आपको ये चीज़ें जो है एक बार अपने दिमाग में रखनी है कि हम इनसे क्या क्या जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपकी है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मतलब जो आपको स्टार्टिंग में दी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। Q1 होती है जो करंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, करंट क्वांटिटी ये पहले वाली है, फिर ये जो बाद में चेंज होकर आती है ये नेक्स्ट वाली होती है करंट क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी करंट क्वांटिटी। P से डिनोट करते हैं हम इनिशियल प्राइस, जो स्टार्टिंग में हमारा प्राइस होता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट आता है P1 से डिनोट करते हैं करंट प्राइस को, ठीक है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, आपकी बुक में गिवन है नो डाउट, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि Q से डिनोट करते हैं इनिशियल क्वांटिटी को, Q1 से डिनोट करते हैं करंट क्वांटिटी को, ठीक है। तो आप ये चीज़ आपको क्यों हेल्प करेंगी, क्योंकि आपसे ना इनसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे परसेंटेज चेंज, ठीक है, चेंज इन डिमांड या फिर चेंज इन प्राइस हमें कैलकुलेट करना हो तो। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये हमारा इलास्टिसिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में पहले चेंज आता है, इसकी वजह से चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले प्राइस चेंज होता है, उसकी वजह से क्वांटिटी चेंज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज होती है। अब यहाँ पर हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें जो है फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमें चेंज निकालना होता है, चेंज इन डिमांड, ठीक है, हमें अगर चेंज इन डिमांड निकालना हो, चेंज इन डिमांड, या फिर इसको आप डिनोट कर सकते हैं डेल्टा से, ठीक है, डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो। ये अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, ठीक है। आपने अभी देखा था Q1 से किसको डिनोट करते हैं, Q से किसको डिनोट करते हैं। ये Q है हमारी पहले वाली क्वांटिटी, ये है बाद वाली क्वांटिटी। ऐसे ही अगर आपको चेंज इन प्राइस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P करके, ठीक है, ये आपका होता है। और इसको आप डेल्टा Q से भी शो कर सकते हो और इसको आप डेल्टा P से भी शो कर सकते हो, ठीक है। ये जो पूरी इक्वेशन होती है ना Q1 माइनस Q, इससे जो कैलकुलेट करके आता है उसको डेल्टा Q से डिनोट करते हैं, और P1 माइनस P से जो आप कैलकुलेट करके आएगा उसको आप डेल्टा P से डिनोट कर सकते हैं। तो चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये है हमारा फॉर्मूला, और ये बनता कैसे इसको हम देखेंगे नेक्स्ट इज, इसे कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला रहेगा कुछ इस तरह से, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय में इनिशियल डिमांड, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड, और फिर इसका रहेगा चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे Q1 माइनस Q डिवाइड बाय में Q, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसको। और चेंज इन प्राइस को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 माइनस P डिवाइड बाय P इंटू 100,
ठीक है, आप इससे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। देखिए जहाँ पर ये शो भी किया हुआ है नेक्स्ट में, जब आपका फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है Q1 माइनस क्यू P1 माइनस P डिवाइड बाई P। तो Q1 माइनस क्यू को आप डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई में क्यू एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा P डिवाइड बाई में P। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है इस तरह से। ये आपका इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। और एक चीज़ याद रखनी है कि इसके आगे हम जो माइनस का जो साइन होता है ये लगाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस और क्वांटिटी होती है, ठीक है, इनके अंदर ना नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए हम इसके आगे लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला एक्सपेंड होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली आप फॉर्मूला लिखेंगे ऐसा, थ्योरेटिकली ऐसा लिखेंगे, लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तब आपका फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से बन जाता है। आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है हम मेज़र करेंगे। सबसे पहले देखिए एक सिचुएशन है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ठीक है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन से एक डिमांड कर्व बनता है कि हमारा डिमांड कर्व हॉरिजेंटल लाइन में होगा, जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से, फिगर की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ पर आपको क्या शो किया है कि एक एक्स एक्सिस पे हमें क्वांटिटी शो किया गया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमें प्राइस शो किया गया। अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि प्राइस जो है 4 है हमारा, लेकिन हम यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज़ परचेज कर रहे हैं 10। प्राइस 4 ही रहता है तो आप 20 भी परचेज कर सकते हैं, मतलब प्राइस यहाँ पर जो है वो फिक्स रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, आप कितनी मर्जी क्वांटिटीज़ यहाँ परचेज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन डिमांड कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है कि अगर प्राइस, कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस जब फिक्स रहता है तो आप कितनी मर्जी क्वांटिटी परचेज कर लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर इसका प्राइस ज़रा सा भी अगर बढ़ जाता है, अगर इसका प्राइस ज़रा सा भी बढ़ जाएगा तो इसकी डिमांड जो है ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका प्राइस ज़रा सा भी बढ़ गया तो इसकी डिमांड जो है गिरकर ज़ीरो हो जाएगी, और अगर इसका प्राइस ज़रा सा भी डाउन आ जाएगा तो इसकी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्राइस अगर ज़रा सा भी बढ़ जाएगा तो डिमांड इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, और अगर प्राइस का ज़रा सा भी अगर गिर गया, यहाँ से चेंज हुआ, तो इसकी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, इसको आप बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अब इसको आइए एक बार अंडरस्टैंड करते हैं हम इसकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। क्या कहता है कि हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन कर्व को जो है हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और इसको आप डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट। ये एक सिचुएशन होती है व्हेन अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉज इनफाइनाइट चेंज इन इट्स डिमांड। अगर ज़रा सा भी चेंज आया ना प्राइस में तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट चेंज आ जाता है। दस अ स्मॉल राइज इन प्राइस, अगर प्राइस ज़रा सा भी अगर बढ़ गया तो इट वुड लीड्स टू ज़ीरो डिमांड। तो डिमांड जो है वहाँ पर, जो हमारी डिमांड है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और यही चीज़ आपको जो है कर्व की हेल्प से जो है यहाँ शो की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये आपका क्या कहलाता है, डिमांड कर्व, जो स्ट्रेट डिमांड हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व होता है, इसको आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बोलते हैं, जहाँ इलास्टिसिटी आपकी इनफाइनाइट होती है। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। पहले इसको फिगर की हेल्प से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या शो किया है आपको कि यहाँ पर क्वांटिटी शो की गई है, ठीक है, क्वांटिटी शो की है, यहाँ पर प्राइस शो है। कहता है कि यहाँ पर प्राइस 2 रुपये है, ठीक है, प्राइस 2 रुपये है, तब भी आप इतनी ही क्वांटिटी जो है इसकी परचेज कर रहे हैं, सिर्फ 4 क्वांटिटी, प्राइस बढ़कर 4 रुपया हो गया तब भी हम क्वांटिटी वही फिक्स परचेज कर रहे हैं, प्राइस कितना ही बढ़ता जाए हम क्वांटिटी उतनी ही परचेज कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर हमारा जो ये वर्टिकल लाइन डिमांड कर्व बनता है, ठीक है, यहाँ पर जब वर्टिकल लाइन डिमांड कर्व बनता है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इलास्टिसिटी ज़ीरो का मतलब क्या है कि डिमांड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो चेंज नहीं हो रही ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। वैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं,
हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज, देखो प्राइस में चेंज होने की वजह से यहाँ डिमांड में चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पर, जीरो है, चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसको आप वर्टिकल लाइन डिमांड कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है। आई होप ये फिगर की हेल्प से आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार, देखिए वर्टिकल लाइन डिमांड कर्व जो है, वर्टिकल लाइन आपका डिमांड कर्व जो शो किया गया इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इनइलास्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चेंज नहीं हो रही, इलास्टिक का मतलब यही होता है चेंजेबल, तो इनइलास्टिक मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही, डिमांड चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पर इसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे शो करेंगे इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल जीरो से। और ये क्या सिचुएशन है, व्हेन द चेंज इन द प्राइस कोज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस चेंज हो रहा है तब भी डिमांड चेंज नहीं हो रही है हमारी। एग्जाम्पल क्या दिया इसने यहाँ पर, डिमांड कर्व जो है पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है, लाइक डी जो डिमांड कर्व हमने अभी फिगर में देखा वो पैरेलल था किसके, वाई एक्सिस के। जब प्राइस 2 रुपये है तब भी 4 यूनिट परचेज कर रहे हैं, प्राइस बढ़कर 4-6 हो जाता है तब भी हम उसकी वही क्वांटिटीज 4 क्वांटिटी ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, डिमांड रिमेन्स फिक्स, तो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, तो इनइलास्टिक डिमांड है। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इक्वल जीरो से। आई होप ये सेकंड पॉइंट जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व आपको क्लियर होगा। Now the third one is the rectangular hyperbola demand curve and the elasticity of demand. Rectangular hyperbola demand curve क्या होता है, एक ऐसा कर्व अंडर विच ऑल द रेक्टेंगुलर एरियाज, मतलब कर्व के नीचे जितने रेक्टेंगल्स बनते हैं ना उनका एरिया इक्वल है। It needs to be noted that each rectangular area under demand curve shows total expenditure on the commodity. तो यहाँ पर क्या शो करता है कि उस रेक्टेंगुलर एरिया के नीचे जितने भी डिमांड कर्व बनेंगे वो डिनोट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, कॉमोडिटी भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा सेम रह रहा है। एक बार हम इसको फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरह से है फिगर, यहाँ पर क्या शो करता है कि क्वांटिटीज शो की गई हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस को शो कर दिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ शो करता है कि जब प्राइस पी है, ठीक है, जब ये पी प्राइस है और हम क्वांटिटी ले रहे हैं यहाँ पर बी क्वांटिटी, तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो देखिए वो क्या पॉइंट बनता है, यहाँ पर ये एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया शो कर रहा है, ये वाला, कि हमारी प्राइस इनटू क्वांटिटी हम करेंगे तो यहाँ एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर हमारा जो एरिया डिनोट कर रहा है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला, अगर इसको मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये वाला एरिया आपका बन जाता है। तो यहाँ पर आप अपना एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं P1 इंटू ई, ठीक है, जो आपकी क्वांटिटी ये वाली है यहाँ से आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहता है, मतलब कहने का ये है कि प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी कम कर देते हैं, और प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि इस कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं उनका एरिया सेम है, और सेम एरिया डिनोट क्या करता है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और अगर इसको हम एक बार एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहें तो आप उसे भी समझ सकते हैं। देखिए जब प्राइस जो है 4 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है, तो आप उसकी क्वांटिटी सिर्फ एक परचेज करते हैं तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 4 रुपीज़, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर 4 रुपीज़ हुआ। अगर यही प्राइस घटकर जो है 2 रुपीज़ पर यूनिट हो जाता है तो आप यहाँ पर 2 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, तब भी खर्चा तो आपका टोटल 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 रुपीज़ ही आया ना। तो यही कहना चाहता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, ठीक है, जैसे क्वांटिटी कम होती है प्राइस कम होता है तो हमने यहाँ क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी थी, तो खर्चा तो हमारा 4 रुपये ही आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो इसी चीज़ को ये जो है यहाँ पर शो कर रहा है। आई होप एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको क्यों बोलते हैं, और यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इक्वल 1 होती है, ठीक है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1 रहती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है ये कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मीनिंग है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, बाकी ये रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।